बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हमने इस सेगमेंट का एक नया नाम दिया है, इधर उधर की बातें। आ गए हैं हम विदेशी रिपोर्टर के साथ में। तीन बड़ी घटनाएं, तीन बड़े खबरों को लेके हमारे विदेशी रिपोर्टर। पहले हम स्टार्ट करेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान। उसके बाद में हम वो जो वहाँ पे बॉर्डर skirmishes चल रहे हैं। उसके बाद मॉस्को में एक बड़ा हमला हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे, आतंकवादी हमला है वो। और तीसरे हम बात करेंगे मोदी जी भूटान क्यों जा रहे हैं बीच इलेक्शन में, क्या है ये। और क्या ये एमसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अगेंस्ट नहीं है। हम बात करेंगे विदेशी रिपोर्टर के साथ। पहले स्टार्ट करते हैं विदेशी रिपोर्टर जी, बताइए कि क्या हो रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर में। आ, इस अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को एक सीक्वेंस में देखने की जरूरत है कि पहले तो अफगानिस्तान में तालिबान आया। ठीक है। फिर सीन ये बना कि पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आई और फिर ये हुआ कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कुछ हमला हुआ था और जिसमें पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे शायद। हम्म, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने कार्यवाही की है और अपने फाइटर जेट्स अफगानिस्तान में भेजे हैं हम्म, और फाइटर जेट से अफगानिस्तान में हमला किया है और तालिबान ने इसकी निंदा की हम्म, है। ये कुछ सीन बन रहा है। और हम्म, अब पॉइंट ये है कि इस हमले के बारे में जब यूएसए को पूछा गया तो यूएसए ने उसकी ना निंदा की ना कुछ बोला। उन्होंने वो सिर्फ सिर्फ हमारे इतना लिए है। बोला, हाँ, कि कड़ी हमें निंदा। इंफॉर्मेशन है, इस बात की हमें इंफॉर्मेशन है। कड़ी तो निंदा ना वो भारत के लिए छोड़ देते हाँ, हैं। तब अब देखो, जब हमने एयर स्ट्राइक की थी और हम्म, क्या किया था हमने हमने पाकिस्तानी आतंकवादी जो कैंप थे हम्म, बालाकोट, उसमें हमने मारा था। फिर भी हमारे ऊपर ग्लोबल प्रेशर बना था। हम्म, और जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ये कहा, तालिबान की ओर से ये इंफॉर्मेशन आई है कि इसमें निहत्थे सिविलियंस की जान गई है हम्म, और फिर भी कोई ग्लोबल प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं बन रहा है, तो पाकिस्तान को किसका बैकअप है, ये भी एक हम्म। सोचने वाली बात है। क्या पापा वापस आ गए हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं पापा वापस आ गए हैं बेटे के पास में? बेटा जो जुदा हो गया था, लाइक होता है जैसे ही ना किसी सॉर्ट पॉलिटिकल के पास जाके। जैसे ही वहां पे पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आती है, तो मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान फंसा हुआ केस है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बोलना गलत होगा, बोलिए आर्मी पकड़ रही है वापस। जो डोर छोड़ दी गई थी, आर्मी वापस वापस टान रही है। जो इमरान इसको खान के टाइम में जो इतनी डोर छोड़ दी गई थी, वो वापस आर्मी धीरे धीरे पकड़ना चालू कर रही है। हम्म, इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से हम शायद देख सकते हैं। तो जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, ठीक है, तब इमरान खान का जो झुकाव था वो चाइना की ओर था और वो यूएसए को ऐसे बोलते थे कि यूएसए इंटरफियर कर रहा है पाकिस्तान की अंदरूनी मामले में, और वो चाइना की ओर झुकते जा रहे थे। हम्म, अब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, तब थोड़ा बैलेंस बनाने का ट्राई हो रहा है चाइना और यूएसए के बीच में। अब मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान पापा का वो पुत्र है, हाँ। एक क्या बोलते हैं, नाजायज पुत्र है जिसका वक्त बदल आ, गए, जज्बात बदल गए, बच्चा रो रहा है और पापा बोल रहे हैं बेटा कोई टेंशन नहीं, तुमको पैसे चाहिए हम आईएमएफ का लोन देंगे, तुम्हें हथियार चाहिए हम देंगे, तुम यार रो मत यार, तुम मेरे बेटे तुम हो। तुम वो करो जो हम बोलो। बस इतनी सी मांग है, ज्यादा नहीं मांगते हैं तुमसे। तुम बस वही करो जो हम कहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जैसे अभी हम मैप दिखा रहे थे, हम वापस से एक बार दिखाएंगे मैप। कि प्रॉब्लम क्या है, बेटे ने अपने घर के जमीन को बेच दिया है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, बलूचिस्तान से लेके जो होता है ना, लाइक खैबर पख्तूनख्वा है, और ये जो पूरा एरिया है, ये सब सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बेटा कर्जा में है। तो सीपेक सीपेक, चाइना सीपेक, पाकिस्तान कॉरिडोर। या सीपेक, बेसिकली बीआरआई के अंदर आता है वो, वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। बेसिकली बेटे ने अपने घर के सोने को गिरवी रख दिया है, जो है उसकी जमीन। जमीन से बड़ा कुछ नहीं था पाकिस्तान में, कभी भी नहीं हो सकता है। उनके लिए है वो ना, गधे, जमीन था। क्या? गधे है, गधे गधे सबसे बड़े हैं पाकिस्तान। तो अब क्या है, उन्होंने अपने जमीन पे भी चीनियों को बुला लिया है।
पापा जो अमेरिका में बैठे हैं वो हो चुके हैं परेशान कि भाई बेटे को तो, अब बेटे को एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, जब बेटा चीन के पास जा रहा था, पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा ने बोला मत करो मत करो, रोकने नहीं गए पापा, क्योंकि पापा को पता था एक दिन आएगा जब ये बेटा और ज्यादा मेरे पे डिपेंडेंट हो जाएगा, मैं बुला लूंगा वापस। क्योंकि आखिर देखिए समझिए, बच्चे को तो हमें संभालना है ना, ऐसे भी बाप तो बना ही लिया है उन्होंने, लाइक होता ना, पाकिस्तानियों ने तो बाप बना ही लिया उन्हें, और वो बाप बनने रेडी भी हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज क्या है, जैसे आप मैप में भी देख रहे थे अभी, अफगानिस्तान का जो है ना, अफगानिस्तान ना पापा का कोई फ्रेंड नहीं है, अफगानिस्तान है एनिमी। एनिमी भी ऐसा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लाइक होता ना, उनकी नाक कट गई कि भाई हम तो दुम दमा के भागे। समय सब लोग बहुत वो हो रहे थे, अरे भैया तालिबान तो बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है। तो भैया बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत खुश नहीं है अफगानिस्तान से, सैंक्शन लगे हुए हैं, सारे पैसे फ्रीज हो चुके हैं उनके, दिक्कत में है। बट अगेन अपना घर चला रहे हैं वो, अपना घर अपने हिसाब से चला रहे हैं, सही है गलत है देखिए वो एक अलग चीज है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अपना घर अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये चीज पापा को पसंद नहीं आ रहा है, तो पापा अब क्या कर रहे हैं कि वो ऐसे अपने बेटे को बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा करो कुछ। ये हमारा राय है, पर्सनल राय है, कि इधर उधर की बातें करते हैं हम तो भाई बस बता सकते हैं हमें क्या लग रहा है। विदेशी रिपोर्टर जी, आपको और क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये डेवलपमेंट? और एक और इम्पोर्टेंट चीज के पहले आप स्टार्ट करें, वापिस से मैप दिखाएं, तो आप ना, याद है अगर आपको कि पाकिस्तान हमेशा क्या बोलता था, उन्हें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी, उन्हें स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी जिससे वो इंडिया को लड़ सके, बेसिकली थोड़ा अफगानिस्तान पीछे जाके, ताकि होता ना अगर इंडिया हमला करे तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में अपना हाथ बटाया था अमेरिका के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ एक लेवल स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाए। लेकिन उस पर आप थोड़ा सा आप गौर करिएगा, आप बताइए क्या है वो और क्या लॉजिक था। और अब मेरे हिसाब से अगर आप देखिए मैप में, आपको नहीं लग रहा है कि आप घिर गए दोनों तरफ से? अफगानिस्तान भी दोस्त नहीं है, यहाँ पे ईरान है, वो भी कोई दोस्त तो नहीं है देखिए, ईरान भी लड़ ही रहा है इनसे। और लाइक होता ना इंडिया तो मतलब हम तो भाई हैं, हमारा तो बेटा है ये हमारा तो भागा हुआ बेटा है ये, इसे तो कुछ करना होगा। तो ये तीनों तरफ से जो घिर गया है, अब पाकिस्तान को कैसा लग रहा है ये जो हर तरफ से मर रहा है वो? थोड़ा राय बताइए अपना। मुझे पाकिस्तान सिर्फ चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, पाकिस्तान अंदर से भी टूटा हुआ है। इसकी हम्म। एक कहानी बता रहा हूँ। जब सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि इंडिया को यूनाइट करना है, तब सरदार पटेल ने ये काम बहुत बखूबी निभाया। और पाकिस्तान जो आप वो मैप खोलिए देशभक्त जी, जी जी जी। आ, पाकिस्तान का अराउंड 40% एरिया एक प्रांत से आता है, और वो है बलूचिस्तान। सिंध। अच्छा सॉरी और सॉरी। और बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया, बलूचिस्तान जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ, तब बलूचिस्तान ना पाकिस्तान का पार्ट था, ना बलूचिस्तान वो अंग्रेज गवर्नमेंट के अंडर आता था। और ये जीना ने, जब हमारा तो रूल एक ही था भाई, सरदार पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवा दिए, पर जीना ने लेटर भेजने की जगह बॉम्ब भेजे। और हम्म। जो बलूचिस्तान का जो नवाब था, एक्चुअली बलूचिस्तान की जो कल्चरल हम्म। और रहनी कहनी है, वो पाकिस्तान हम्म। से काफी जुदा है। हम्म। और बलूचिस्तान है, उनके लोग, काफी सारे लोग आज भी वो पाकिस्तान को अपना हिस्सा नहीं मानते हैं, और वहां पे एक आर्मी खड़ी हो रही है जिसका बीएलए। नाम है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब ये है कि चाइना है जो जो अपना सीपेक बना रहा है, सीपेक का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब जो ये कॉरिडोर बना रहा है वो बलूचिस्तान से गुजर रहा है, और बलूचिस्तान को ये कतई पसंद नहीं है कि भाई हमारी जमीन से एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकले। अब सीन ये हो रहा है कि वहां पे बन रहा है ग्वादर पोर्ट, कि चाइना ये यहाँ चाहता पे है कहीं, कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे सुएज, कहीं। हाँ, सुएज नहर से जो भी माल वाल सामान आए, वो डायरेक्टली पाकिस्तान से ऊपर हमारा जो हिस्सा है कश्मीर का POK, वहां से लेके वो चाइना में घुस जाए, ताकि चाइना का जो वहां पे मलक्का स्टेट से जाने का रास्ता है वो इंडिया कभी ब्लॉक ना कर पाए।
और इसके लिए उन्होंने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया। अब सीन ये हो रहा है कि जो सीपेक है उसकी पाकिस्तान देखभाल नहीं कर पा रहा है, काफी सारे हमले हो रहे हैं और चाइना भी डरा हुआ है कि भाई ये सफल होगा कि नहीं कभी। ये सिचुएशन बन रही है। और ये जो ग्वादर पोर्ट है उस पे चाइना ने अभी 4 बर्थ बनाया है। 4 बर्थ है नहीं, जहाँ पे शिप डॉक होती है उस जगह पे 1 2 3 4। और चाइना का जो बर्थ बनाने का प्लान है 37 तक 2037 तक 200 बर्थ बनाना है ग्वादर पोर्ट पे। चाइना का सबसे ज्यादा बड़ा पोर्ट है जो अभी चाइना में है, वहां पे भी 125 बर्थ है। तो चाइना कितना एम्बिशियस है इस प्रोजेक्ट के लिए वो देखा जा सकता है। पर चाइना को ये भी फियर है कि भाई ये तो हो ही नहीं पा रहा है, कोई सिक्योरिटी तो मिल ही नहीं रही है। और अभी कुछ दिनों पहले बीएलए ने ग्वादर पोर्ट पे एक शायद हमला किया था और उन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसमें लिखा था कि ग्वादर बिलोंग्स टू अस, और ये लिखा था हमला करके। और ये ग्वादर पोर्ट पे इतना, तो इसमें फंस गया है पाकिस्तान, इसमें फंस गया है खुद चाइना कि इतने रुपए डालने के बाद भी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। और ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। पाकिस्तान की बहुत उम्मीद थी कि भाई हम तो सफल देश बन जाएंगे, हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे, एक बार सीपेक बन जाए। बहुत रुपए डाले पर ना सक्सेसफुल हो पा रहा है। तो ये सीन है जब ग्वादर तक पोर्ट की घर कहानी। साफ नहीं हो तो भैया कितने पैसे कोई रोड या कुछ नहीं बन सकता है। करेक्ट। घर साफ हो, सब भाई एक साथ मिलके बैठे। देखिए आप समझिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात होता है ना, हमारे विदेशी रिपोर्टर भाई ने जो बताया कि होता ना, उन्होंने कभी बलोचिस्तान, जो आप मैप में भी देख सकते हैं सबसे बड़ा पार्ट है उनका, कभी इक्वल राइट्स नहीं दिए, कभी उनको लाइक होता ना, लाइक सम्मान नहीं दिया उतना, लाइक होता ना, हमेशा उन्हें पीछे मान के रहे। हमेशा सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद, चलिए इस्लामाबाद, चलिए दिल्ली की तरह मान लीजिए उसे आप, कि वही टेरिटरी नेशनल कैपिटल है उनका। पर पंजाब और मतलब समझिए, अगर इंडिया में सिर्फ यूपी और सिर्फ बिहार, सिर्फ दो ही स्टेट होते हैं लाइक जिसको हम लोग मान्यता दे रहे हैं, या फिर सिर्फ तमिलनाडु और सिर्फ केरला, तो क्या बाकी सारे स्टेट को अच्छा लगता क्या? वो क्या मानते हैं वो एक देश का हिस्सा है? अब वो समझना होगा आपको, हिस्सा फील कराना होगा सबको कि वो एकजुट है, वो एक देश के लिए लड़ रहे हैं, वो एक देश के लिए कर रहे हैं काम। अगर आप आधे से ज्यादा टाइम लोगों को मान्यता ही नहीं देंगे उस देश का पार्ट है वो, तो फिर क्या मतलब है? फिर ये तो कोई देश थोड़ी है, और ये तो आप मुझे तानाशाही ये कर रहे हैं। लगता है मुझे ये लगता है कि अगले 20 25 30 सालों में हम्म। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, जिसमें एक बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पीओके जो इंडिया के पास आ जाएगा शायद, हम्म। और फिर ये सिंध बचा, खैबर पख्तूनवा, और ये हम्म। पंजाब। हम्म। ठीक है। अब पंजाब में भी अलग रूना है। मेरे को खैबर लगता है ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये वो अफगानिस्तान में चला जाएगा। अफगानिस्तान वाला पार्ट है। अब बचा सिंध और पंजाब। अब पंजाब का अलग रोना है। ठीक है। और सिंध सिंध का मतलब अकेले वो सिंध रह के भी क्या करेगा। तो ये सीन है, पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने वाला है। टुकड़े टुकड़े गैंग सबसे पहले जो अगर एशिया में बनेंगी तो वो पाकिस्तान है। सही है, सही है। चलिए जी विदेशी रिपोर्टर जी, अगले खबर की तरफ चलते हैं। हमारे पुतिन भैया क्या बोल रहे हैं? वहां पे कोई एक अटैक हो गया है, मतलब क्या हुआ है बताइए थोड़ा, कुछ बता सकते हैं तो? सुनने में आ रहा है 143 डेड। माय गॉड, इतने लोग। 140 से ज्यादा जान गई है। तो ये हम्म। शायद रशियन हिस्ट्री में एक बड़ा आतंकवादी हमला है। और हम्म। जैसे हम्म। इंडिया में 26/11 मुंबई अटैक हुआ था, हम्म। उसी टाइप का हमला रशिया में हुआ है। और ये देखने वाली बात है कि जैसे हमारी ताज होटल में गनमैन गए थे और उन्होंने मतलब जो आम हम्म। नागरिक थे उनको मारा था, उसी तरीके का हम्म। हमला है ये जो रशिया में हुआ है। और ये देखने वाली हम्म। बात है कि ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, जियोपॉलिटिकली कुछ सेट नहीं हो पा रहा है कि ये हमला कैसे हुआ, किसने किया। देखते हैं अब क्या आगे की सिचुएशन निकल के आती है, क्योंकि आईसिस ने इसकी क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और चलिए आईसीस ने ले ली है, पर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमला हो गया है, इससे अगर हम लाइक होता ना, 1+1 नहीं करना चाहूंगा मैं। देखिए बहुत दुख की घड़ी है, और हमारे रूस में जो लोग हैं बहुत लाइक होता ना शोक में होंगे भी, और हम भी शोक में उनके साथ में उस चीज में। पर ये कहना चाहेंगे कि
क्या इससे लड़ने का जज्बा और नहीं जाग जाएगा? लाइक होता ना, अभी बेसिकली समझिए, फर्क नहीं पड़ता है कि यूक्रेन और कीव बोल रहा है हमने नहीं किया है। फर्क नहीं पड़ता है कि आप बोलो नहीं बोलो। देखिए, आप एक जंग लड़ रहे हैं, और अब पुतिन ने भी कहीं पे पहले, कुछ 1 या 2 दिन पहले ये बोला था कि वो स्पेशल ऑपरेशन नहीं है, वो जंग लड़ रहे हैं। उनके मुंह से कहीं निकल गया था ये। तो क्या अब आपको भी लग रहा है कि होता ना, लाइक कि ये जो वार हो गया है, ये पॉपुलेशन जो डिवाइडेड हो रही थी थोड़ा थोड़ा नवाल्नी के डेथ के बाद में, लाइक होता क्योंकि अंदरूनी लाइक होता क्रैक्स दिख रहे थे हमें, कि होता ना कि कुछ कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं। और देखिए, अब तानाशाही तो है ही वहां पे, हम मना नहीं कर सकते हैं लाइक पुतिन की, बट क्या अब उसे भी एक वो मिल गया है, लाइक क्या होता है ना, रोल, जिसके पीछे वो अब लोगों को बोले कि देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, अब चलिए सरहद पे मुझे लड़ के खत्म करें। लाइक मुझे ये क्या लगता लगता है? है कि मुझे ये लगता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा हम्म, पावर है जो शायद रसिया हम्म, यूक्रेन की वॉर को शांत नहीं हो देने, वो चाहता नहीं कि ये शांत हो। अब कौन है हम्म। वो पावर, वो मुझे नहीं पता। वो हम क्योंकि इस अटैक के पहले वो टकर कार्लसन बोल के एक है, उनका एक इंटरव्यू भी आया था पुतिन के साथ में, उसमें लग रहा था पुतिन रेडी है कि वो सेटलमेंट करना तो चाह रहे हैं। अब इसमें इंडिया का एंगल लाते हैं। कुछ दिनों हम्म, पहले जब इंडिया के और मतलब रशिया के इलेक्शन संपन्न हुए और हमारे हम्म, पुतिन भाई वापस आ गए, तब प्राइम हम्म, मिनिस्टर ने दो लोगों को कॉल किया था, एक हम्म, रशिया और एक था यूक्रेन। हम्म, अब वर्ल्ड में एक ऐसा लीडर जिसने दो लोगों से बात की, उसके अच्छे हम्म, रिलेशन पुतिन के साथ भी है और जेलेंस्की के साथ भी है। अब स्वीडन में, शायद स्वीडन या स्विट्जरलैंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, एक पीस हम्म, कॉन्फ्रेंस होने वाली है हम्म, जिसके लिए जेलेंस्की ने इंडिया को इनवाइट किया है। हम्म, और उसमें शायद पुतिन भी, मतलब रशिया भी शामिल हो सकता है। अगर इन हम्म, दोनों लोग शामिल होते हैं तो शायद एक ऐसी कंट्री इंडिया जो इन दोनों के बीच मध्यस्थता करा सकती है। पर हम्म, वो कॉन्फ्रेंस हो, पीस टॉक हो, उससे पहले ही ये हमला हो हम्म। गया। और जब भी ऐसी कुछ कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला होता अब है, जिस कुछ कॉन्फ्रेंस ना का कुछ। बात कर रहे हैं वो स्वीडन में हो रहा है, आप सही बोल रहे हैं, करेक्ट, स्टॉकहोम स्वीडन में पीस होने वाला है। कॉन्फ्रेंस है वो। करेक्ट। यस। तो ये बात है कि सल मतलब कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला होता है, तभी ये आग फिर से लग जाती है। तो इसका मतलब हम्म, है कोई एक ऐसा पावर है जो इन दोनों के बीच में चाहता नहीं है कि सॉल्यूशन हो। हम्म, क्या इसके पीछे डिफेंस इक्विपमेंट वाला एंगल है, क्या है इसके हम्म, पीछे कोई और सोच है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे जियोपॉलिटिकली ये बात थोड़ी पेचीदा लग रही है कि आईसिस रशिया में हमला क्यों करेगा। क्या तो वही, मतलब मैं मुझे भी नहीं समझ में आई क्या बातें हैं, क्यों? जब आईसिस खुद का एग्जिस्टेंस इतना बड़ा थ्रेट में है मिडिल ईस्ट में, और अफ्रीका में वो लोग काफी तहलका मचा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुप है, अफ्रीका में बहुत और मतलब गलत हालत है अफ्रीका में। लाइक अगर आप देखिए वहां पे जो सब सहारन अफ्रीका है वहां पे। हाँ बोलिए। और रशिया ने हमेशा इसराइल का ओपोज किया है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, अगर इसराइल, हाँ, तो अगर इसराइल का रशिया अपोज करता है तो कोई कोई कारण नहीं बनता है कि रशिया में आईसिस का हमला हो। एग्जैक्टली। सो दैट इज द मेन थिंग दैट, देखते हैं आगे क्या आता है इसके बारे में। विदेशी रिपोर्टर जी ने, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले रिकॉर्ड होने हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये ऐसा टाइप का एक टेररिस्ट अटैक ट्रंप के टाइम में भी होने वाला था, और ट्रंप ने एक्चुअली बताया था, लाइक होता ना, पुतिन को कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वो अटैक रुक गया था, और पुतिन ने थैंक यू भी बोला था। इस पर सूत्रों से और बातों से लग रहा है कि जैसे जैसे ही अटैक हुआ था, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको समझना होगा, जैसे ही अटैक हुआ अमेरिका ने तुरंत बोल दिया यूक्रेन ने नहीं किया है। उन्होंने ये तक नहीं बोला किसने किया है किसने नहीं किया है, उन्होंने ये बोल दिया यूक्रेन ने नहीं किया है। इतना श्योर कैसे हो सकते हैं भाई कि वो यूक्रेन ने नहीं किया है? मतलब उन्हें पता था, मतलब उन्हें पता था ऐसा कुछ होने वाला है और नहीं बता रहे हैं वो, तभी तो उनको इतना श्योरिटी था कि यूक्रेन ने नहीं किया। उन्होंने नाम नहीं बताया, तो ये विदेशी रिपोर्टर जी इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, बताइए क्या है ये। तो ये सीन है 2019 की घटना है, जब हमारे ट्रम्प प्रेसिडेंट थे यूएसए के। जी, जी, जो जी, मैंने लिंक भेजी है वहां पे, वो लिंक ओपन की जाए ताकि हम जी, 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 जी।
अभी कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता पाए कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये, क्या आपको दिखाई दे रही है लिंक? हाँ, तो ये सीन हुआ था कि 30 दिसंबर 2019 की ये घटना है कि न्यू ईयर का टाइम था, और ट्रम्प ने, यूएसए ने ये इंफॉर्मेशन पुतिन को पास कर दी थी कि शायद एग्जैक्ट लोकेशन के साथ कि शायद यहाँ पे हमला हो सकता है, आम नागरिक मर सकते हैं। तो सेंट आप, पीटर्स। हाँ, ये आप इसको रोकिए, और पुतिन ने ये काम बखूबी किया था और हमला रुक गया। और फिर ओपनली पुतिन ने ट्रम्प को थैंक्स बोला था। सो दैट वाज द केस, और इस केस में भी ये हुआ है कि अमेरिका ने एक पहले वार्निंग जारी की थी अपने लोगों के लिए कि भाई आप लोग ये इस जगह से हट जाइए। अब पर वो क्लियरली लोकेशन और वो सब शायद अमेरिका ने बताया नहीं था, कि या फिर उनको वो बताना नहीं चाहते थे कि क्या हुआ था, मुझे आइडिया नहीं है कि इंफॉर्मेशन थी उनके पास। पर ये क्यों होता है? तो एक्चुअली रशियन स्पाइस हमेशा यूएस में रहते हैं, और यूएसए वाले स्पाइस हमेशा रशिया में रहते हैं, तो इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती रहती है। 9/11 का हमला था तब भी अ, ये हमारे रशियन गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दी थी कि कोई बड़ा हमला हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऐसी इंफॉर्मेशन पास की जाती है आम लोगों को बचाने के लिए। पर मेरा पॉइंट ये है कि जियोपॉलिटिकली ये इक्वेशन सेट नहीं हो रहा है कि आईसिस रशिया में हमला क्यों करेगा। सही बात है। मुझे भी ये बात थोड़ी पेचीदा लगी कि होता ना कि आइसिस, जो कि बेसिकली लाइक होता ना, वो सब जगह पे हमला कर रहा है जो लाइक जो उसे लग रहा है कि होता ना इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, और जो इस्लाम के अगेंस्ट में, वेस्ट के अगेंस्ट में हमला कर रहा है। अचानक से रशिया पे हमला करके पूरे दुनिया को एकजुट करने के लिए फिर से, ताकि उसे खत्म करे आइसिस को। क्यों करेगा वो ऐसा? क्या मकसद है आईसिस का ऐसा कि वो लाइक होता है रशिया, जो कि एक अपने आप में एक छोटा तो पावर है ही ना। आप सुपर पावर मत बोलिए उसे, चलिए मानते हैं हम कि थोड़ा पावर डिप्लीट हुआ है, पर पावर तो है ना, न्यूक्लियर पावर तो है। यूएन में तो एक लाइक परमानेंट सीट होल्डर भी है। तो देखिए बात कुछ हजम नहीं होती है कि क्यों लाइक एक आईसिस जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को अपने ऊपर फोकस करना देना चाहेगा, वो भी एकजुट होके। देखिए फोकस वो चाहते हैं, न्यूज में वो बने रहना चाहते हैं, पर वो पूरी दुनिया को, स्पेशली इस टाइम पे जहां पर ऑलरेडी दुनिया बटी हुई है, तो वो क्यों करेंगे ऐसा? उनको क्या फायदा है? उनका क्या मकसद पूरा हो रहा है रशिया में हमला करके? करे तो कोई वहां करे वेस्ट वेस्ट में, तो होता है ना रशिया क्या पता इन्वॉल्व नहीं हो। रशिया में कर रहे हैं तो रशिया भी अब हर जगह एक मन में हो गया ना कि भाई टेररिस्ट अटैक हुआ है, गलत चीज है ये। तो ये सब चीजें हैं, लाइक होता ना, हर सवाल का जवाब तो देखिए हमारे पास भी नहीं होता है। वो लाइक होता है ना, तो उसी के साथ अब हम अगले खबर की तरफ चलते हैं। मोदी जी भूटान काहे पहुंच गए हैं? रिपोर्टर जी बताइए यार, क्या आदमी है बिल्कुल। 400 पार बोलते बोलते चला ही गया है ये आदमी बाहर। ये एक मतलब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन रहा कि बीच इलेक्शन में भूटान क्यों गए प्राइम मिनिस्टर, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से शायद ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि क्या जो भूटान के साथ समझौते और जो भी कुछ हुआ है, थोड़े बहुत समझौते जो स्पेस सेक्टर में और वो सब हुए हैं, वो तो एक है ही है। पर मुझे ये लगता है कि इसके इक्वेशंस कुछ इस तरीके से देखने चाहिए कि कुछ दिन पहले भारत अरुणाचल प्रदेश गए, प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश गए थे, और चाइना ने कुछ भी बोल दिया था कि भाई अरुणाचल प्रदेश ब्ला ब्ला वॉटेवर। और फिर अ, फिर भूटान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आते हैं, और फिर तुरंत 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर भूटान चले जाते हैं। तो ये एक, शायद मुझे लगता है एक मैसेजिंग है कि आप कुछ भी बोलोगे हम और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चाइना को ये आईना दिखाने का एक तरीका है कि भाई हम भूटान भी जाएंगे। आप सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तो इंडिया का हिस्सा है ही है, हम भूटान को भी सपोर्ट करेंगे। हम हम हमेशा अपने नेबर्स को साथ लेकर चलते हैं, चाइना की तरह नहीं है कि बुली करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द क्वेश्चन आई थिंक, जो प्राइम मिनिस्टर शो करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे अपडेट्स आई है कि
प्राइम मिनिस्टर को एक अवार्ड दिया गया है जो भूटान का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। और कुछ दिन पहले, शायद 2-3 महीने पहले, भूटान में गवर्नमेंट चेंज हुई है। शायद प्रो कैपिटलिस्ट इंसान भूटान की सत्ता पे वापस आया है। सो ये देखने वाली बात है देखिए एक कि और बात है, लाइक जो मैं सोच रहा था इस बारे में, कि जितना ज्यादा ना चाइना अभी दबाना चाहेगा इंडिया को यहाँ से, लाइक होगा ना, देखिए आप समझिए, लाइक होता हमारे विदेशी रिपोर्टर साहब जो हैं वो खुद भी गुजरात से हैं तो बता पाएंगे इस बारे में, कि मोदी ना, मोदी छोड़िए, कोई भी बड़ा आदमी जो इलेक्शन लड़ता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहता है, इंडिया में रहा है, जो भी इंडिया का हिस्ट्री बता सकते हैं, देखिए बाहर का इतना जानते नहीं है, थर्ड टर्म किसी के लिए भी ना बहुत बड़ा होता है, समझिए। लाइक होता है ना, फर्स्ट में अपना एक स्टैंप बनाते हैं, कौन किसका लॉयल है, कौन किससे क्या करा सकता है। सेकंड में आप बड़े बड़े कदमों को लेने की कोशिश करते हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा, आगे पीछे आप ट्राई कर रहे हैं। तीसरे बार अगर आपको मैंडेट मिलता है तो आप फिर कोशिश नहीं करते हैं, फिर वो आपको मैंडेट मिला है वो करना है आपको, वो करके दिखाना है आपको। तो मेरे हिसाब से ये जो लाइक होता ना, जो थर्ड टर्म का जो भारत निकल के आने वाला है, आई थिंक लाइक होता ना, चाइना को भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। देखिए ये जो थर्ड टर्म वाला मोदी जो होगा, लाइक होता ना, जो थर्ड टर्म वाला जो भारत होगा वो थोड़ा काउंटर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह हम अपनी लाइक होता ना, हर जगह चाइना को बुरा भला बोलते रहेंगे, पर मुझे जो लग रहा है हम धीरे धीरे ना ज्यादा ज्यादा कर कर, लाइक होता ना, चाइना को बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, ये हमारा है, जो कि हम बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। हम चुप्पी साध के बैठे थे बहुत सारे मुद्दों पे, वो बॉर्डर के अंदर भी आ रहे हैं तो हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं। आई थिंक थर्ड टर्म में वो चेंज होने वाला है। आई थिंक थर्ड टर्म में नाम भी लिया जाएगा, एक्शन भी लिया जाएगा, और काउंटर एक्शन भी लिया जाएगा, लाइक होता ना। तो क्या एस्केलेशन हो सकता है? देखिए एक बहुत सिंपल बात है जो मैं सोचता हूँ, अगर आप अपना पोस्चर चेंज करते हैं ना, तो सामने वाला भी अपना पोस्चर चेंज करेगा। अगर उसको लड़ना है, और अगर चाइना लड़ना चाहता है, तो देखिए कभी ना कभी तो वो लड़ाई होगी, हम डर के तो नहीं रह सकते, ये फैक्ट है। हम एक ऐसे नेबरहुड में रहते हैं जहाँ पे ये सब चीजें होने वाली है, हम भाग नहीं सकते इन चीजों से। क्या मैं चाहूंगा कि कभी एक ऐसा युद्ध जैसा माहौल बने और हम चाइना से लड़े? कभी भी नहीं चाहूंगा मैं, पर अब ऐसे भाग नहीं सकते, क्योंकि चाइना ने ये हमारी वीकनेस मान लिया है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। चाइना ने हमें ये समझ लिया है कि हम लड़ेंगे नहीं, हम शांति चाहते हैं, हम हर बार नेगोशिएट कर लेंगे। तो हमें भी अपना पोस्चर चेंज करना होगा, और आई थिंक थर्ड टर्म वो समय होगा जहां पे होता ना, लाइक कि ये आपका, ये सरकार भी ना बहुत ज्यादा रेडी रहेगा, लाइक होता ना कि क्या करना है और कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। बताइए विशेष विदेश रिपोर्टर जी। एक यूके की एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी, जी जी जी, खोल दिया जो आपने। मैंने आपको भेजी है। जी जी। उसमें इन लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया है कि अराउंड 2025 और 30 के बीच इंडिया चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये यूके रिसर्च ग्रुप का एक इंसाइट्स थी। तो क्या हो सकता है कि नहीं, वो एक देखने वाली बात है। हम्म। सो जो एशिया है वो एक सेंटर पॉइंट है। तो आप देख लीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, ग्वादर में बीएलए लड़ रही है, इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान तो है ही, दो फ्रंट क्या इंडिया आपको लड़ लग रहे हैं। रहा है कि धीरे धीरे एशिया भी, एशिया बोलना भी गलत होगा, मैं बोलूंगा ना साउथ एशिया एज अ होल, एशिया तो भैया बहुत दूर चले गए, साउथ एशिया जो इंडिया जो रीजन है, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वाला जो बेल्ट है, और साउथ चाइना सी भी, एक्चुअली एशिया ही बोलेंगे हम, वो मिडिल ईस्ट की तरह हो रहा है क्या? हाइपर एक्टिव हो गए हैं, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सब रेडी हो रहे हैं लड़ने के लिए, लाइक होता है एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। पर जरूरी नहीं है जिनसे हमने सोचा था हम लड़ेंगे उनसे हम लड़ रहे हैं। जैसे मेरे को नहीं लगता एशिया पर्सनली में इंडिया अगर सोच चेस रहा की था। गेम अगर हम चेस की गेम देखें, हाँ। तो दो राजा है, हम्म। एक वाइट एक ब्लैक। और हम्म। दो राजा है जो चेस की गेम में, वो है इंडिया एंड चाइना। हम्म। अगर मैं खुद ये चाहता हूँ कि इंडिया चाइना एक ऐसा
रिलेशन बिल्ड करे कि ताकि एक शांति समझौते से ये दोनों अपने आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर ले, ठीक है। पर एस जयशंकर ने ये बात बोली थी कि हम चाइना के साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसे चाइना हमारे साथ करे, ठीक है। जो कि एक बहुत फेयर राजा बात है। हम्म। एक राजा को दूसरे राजा से कैसे बिहेव करना चाहिए, जैसा दूसरा करे ऐसा, ठीक है। तो एक दो राजा पानी में गया छपैक। छपाक और मुझे लगता है कि ये दो जायंट है जो पॉपुलेशन के हिसाब से भी जायंट है एशिया के, जी। उनको अगर वो लड़ते हैं तो किसको फायदा होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। पापा सो पापा के बारे में बात पापा कर रहे हैं हम। पापा बहुत खुश सो हैं। पापा हाँ, पापा जबरदस्ती इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं कि लाइक होता ना कि उनका पाकिस्तान वाले बेटे को भी बचा लो, क्योंकि होता ना अगर ये बड़े लोग लड़ लिए, सबसे ज्यादा फायदा तो अमेरिका को ही है। सारा जितना भी सप्लाई चेन है वो सब अमेरिका पहुंच जाएगा। यही चीज है जो, देखिए क्या है ना, जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ, लाइक होता ना, और कोई भी अगर आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछेंगे ना, वो बोलेगा कि कोई फायदा नहीं है इंडिया और लाइक होता ना चाइना का युद्ध अगर हो, किसी को फायदा नहीं है, लोग हारेंगे। आप ना ये बात भूल जाते हैं, जब चाइना में इंटरनल सिविल वॉर चल रहा था ना, और इंपीरियल वर्सेस कम्युनिस्ट लड़ रहे थे, तो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इतना खराब तरीके से हार रहा था। वो लोग लिटरली होता है ना, कोस्टल रीजन जो है उनका, जो शंघाई और बीजिंग है, जो कोस्टल रीजन है, वो वहां तक आ गए थे। और इंपीरियल आर्मी जो है उस समय लग रहा था वो जीत जाएगी। उसके बाद में लाइक इन जो कि इंपीरियल आर्मी ने सोचा ही नहीं था कि कम्युनिस्ट लोग घायल अवस्था में और इतना डिप्लीटेड अवस्था में वापस लड़ सकते हैं, वो पीछे हटने लगे रादर देन खत्म करने के बजाय। और कम्युनिस्ट ने अपने इतना बड़ा चांस लिया, अगर वो गलत होते तो वो पूरे खत्म हो जाते सारे के सारे। पर जो कि उन्होंने वो चांस लिया ना, वो बोल के वो लोग आज अपने सिंहासन पे बैठे। आपको ना वैसे लोगों की मानसिकता को समझना होगा। ये वो नॉर्मल लोग देखिए जिनके पास कुछ होता है ना खोने के लिए, वो डरते हैं बड़ा कदम उठाने से। जो लोग होता है ना, वो नहीं बोलते हैं जी फकीर हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। ये चाइना के में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उनका माइंडसेट बहुत ऐसा है। वो फकीर है, उनको लग रहा होगा ना उनके हाथ से सब कुछ जा रहा है, जिस दिन जो आज हो रहा है उनके साथ में, सब लोग सोचेंगे कि अभी तो इनको अच्छा बनना चाहिए ताकि रोक पाए लोगों को। मेरे को लगता है अभी ही ऐसा टाइम है, आने वाला 5 या 6 साल में लाइव होता ना कि ये लोग बहुत जोर से किसी पे तो बरसेंगे, या तो इंडिया की तरफ आएंगे या ताइवान की तरफ जाएंगे, क्योंकि देखिए लॉजिकली नहीं सोचते हैं ये लोग, आपको समझना होगा। पर ये देश मुझे लगता लॉजिकली। है कि जी ताइवान जी। की ओर जाना उनको लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मेरे लेट्स को भी सी ऐसा क्या होता है, मेरे को भी ऐसा क्योंकि यहाँ लगता पे है। आज जायंट से लड़ना थोड़ा मुश्किल है और इंडिया। वही देखिए और जायंट फिर से लड़ना, और दूसरा बात ये भी है कि ताइवान एक कंपैरेटिवली होता है उनके पास में है, एकदम ही पास और में है, और उसको घेर कॉन्स्टिट्यूशनली भी लेना। हाँ और कॉन्स्टिट्यूशनली भी कॉन्स्टिट्यूशनली। ग्लोबल लेवल पे वन चाइना वो सब यस। तो चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनली इतना हल्ला नहीं होगा ताइवान के ऊपर जितना लोगों को लगता है होगा। मेरे को पर्सनली लगता है अगर चाइना कब्जा कर लेता है ना पूरा ताइवान पे, तो इतना कोई हल्ला वल्ला होने वाला है। पर अगर वो पर इंडिया पे हमला करता ताइवान है। का ताइवान का हमला होने से सप्लाई चेन में क्या दिक्कत आएगी सेमीकंडक्टर के, उसके लिए यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप यस, जरूर ऊपर लिंक दिया देखिएगा। ना, जरूर देखिएगा। यस। तो उसी के साथ आज की इधर उधर की बातें यहीं खत्म करते हैं। हम वापस आएंगे जल्द। चलिए, तब तक टाटा, बाय बाय।